हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वाटर पॉल्यूशन। ये हमारा पार्ट 13 होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। इससे पहले हम पार्ट 12 में 12 पार्ट में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो अगर हम डेफिनेशन दें वाटर पोल्यूशन की, तो हम जैसे हम पहले भी देते आ रहे हैं कि पोल्यूशन किसे कहते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किसे कहते हैं, या फिर एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं, तो उसी तरीके का डेफिनेशन यहाँ पर भी होगा। यानी कि वाटर में किसी भी ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट का मिलना जिसकी वजह से जो वाटर की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, हीट कैपेसिटी या प्रॉपर्टी जो हो वो डिग्रेड हो जाए। ठीक है, डिग्रेड होने का मतलब उसकी क्वालिटी खराब हो जाए ताकि वो हमारे यूज़ के लिए फिट ना हो, हमारे लिए वो अनफिट हो जाए। तो ऐसा जो सिचुएशन होगा वाटर का, हम उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन की अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज को हम दो तरीके से डिवाइड यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स होता है और एक नॉन पॉइंट सोर्स होता है। पॉइंट सोर्सेज एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज वो होते हैं जो एक डेफिनेट जगह से ये पॉल्यूटेंट्स आते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ड्रेन पाइप, इंडस्ट्री का कोई ड्रेन पाइप है जहाँ से उस ड्रेन पाइप के थ्रू जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं वो डिस्चार्ज किए जाते हैं वाटर बॉडी में। तो ऐसे सोर्सेज को हम पॉइंट सोर्स कहते हैं, यानी कि जहाँ से सोर्स डेफिनेट हो, वहाँ से पता हो कि यहीं से आ रहा है। लेकिन अगर ये सोर्स काफ़ी डिस्पर्स्ड हो, कुछ यहाँ पर भी हो, कुछ वहाँ पर भी हो, किसी इधर उधर हो, बिखरे हुए हो, तो हम वहाँ पर नहीं कह सकते कि डेफिनेट सोर्स से आ रहा है। वहाँ पर जो सोर्सेस हो जाते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं या फिर काफ़ी ब्रॉड एरिया हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर कुछ आपको एग्रीकल्चर फील्ड से भी आएगा, कोई कुछ ग्रेजिंग लैंड से आएगा, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट से आएंगे, कुछ इंडस्ट्री से भी आएगा, कुछ माइंड से आएगा, कुछ पिट से आएगा, कुछ रोड से, स्ट्रीट से आएगा। तो यानी कि बहुत सारे सोर्सेज, डाइवर्सिफाइड सोर्सेज हो गए। तो ऐसे सोर्सेज को हम नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अगर काउजेस की बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट, सॉरी सीवेज वाटर, खास करके हमारे जो बड़े शहर हैं, छोटे शहर में भी सीवेज वाटर पोल्यूशन एक सीवियर प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सीवेज वाटर रहता है हम उसको ट्रीट नहीं करते। ठीक है, छोटे शहरों में ट्रीट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। बड़े शहरों में ट्रीट किया जाता है लेकिन वो भी पूरा नहीं, मुश्किल से आधा भी वहाँ पर ट्रीट नहीं होता। छोटे शहरों में तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पर काफ़ी बड़ा इशू है। इसके लिए भी हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, आपको पता है, या फिर जो गंगा रिजुवनेशन के लिए, गंगा को क्लीन करने के लिए इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है ताकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए जहाँ पर सीवेज वाटर को ट्रीट करके रिवर्स में वहाँ पर फिर डिस्चार्ज किया जाए। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी करीब उसी तरीके का काम है जैसे सीवेज सीवेज वाटर होता है। तो सीवेज वाटर मेनली क्या होता है, हमारे डोमेस्टिक वाटर जो होते हैं मेनली उससे रिलेटेड होता है। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है ये। तो यहाँ पर भी अगेन आपको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान और इन्वायरमेंट को स्वच्छ करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि कुछ चीज़ों में इंसेंटिव देंगे इंडस्ट्रीज़ को। जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ क्लीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली इक्विपमेंट्स लगाएंगी, जैसे कि फ़िल्टर हो गया, इफ़िशिएंट मशीनरीज हो गई, ठीक है, ग्रीन रिसोर्सेज हो गए या ग्रीन प्लांट्स हो गए, इन चीज़ को लगाएगी तो गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ आपको रिबेट देती है, कुछ इंसेंटिव्स देती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए सारा इशू किया गया। नाउ एग्रीकल्चर सोर्सेज, एग्रीकल्चर से भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि खास करके हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे हम हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि डीडीटी वगैरह यूज़ किया जाता है यहाँ पर, या फिर आपको इंडोसल्फान का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब रन ऑफ के थ्रू, वाटर रन ऑफ के थ्रू ये धीरे धीरे जाके नदियों में मिलते हैं, छोटी नदियाँ फिर बड़ी नदियों में मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन, थर्मल रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि थर्मल पोल्यूशन का मतलब हुआ कि वाटर के टेम्परेचर का बढ़ना।
तो वाटर की टेम्परेचर बेसिकली कैसे बढ़ती है? अब मान लीजिए कई सारे ये पावर प्लांट्स होते हैं। पावर प्लांट्स में आपको काफ़ी हाई क्वांटिटी में वाटर की ज़रूरत होती है कूलिंग वगैरह के लिए। तो कूलिंग वगैरह के लिए जो वाटर लगाए जाते हैं वहाँ पर, वो वाटर जो होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, और उस गर्म वाटर को डायरेक्ट किया जाता है कि नदियों में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो नदियों के पानी होते हैं वो अचानक उनका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन नदियों में जो भी स्पीसीज रहते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल स्पीसीज हो, जो उतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, फिर तो उनका डेथ हो जाएगा, वो हार्मली इफेक्टेड होंगे। तो इस तरीके का जो पोल्यूशन होता है उसको हम थर्मल पोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वहीं रेडिएशन पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन मेनली ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होती हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होती हैं। तो यहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं न्यूक्लियर जो वेस्ट होते हैं, उनके डिस्चार्ज होने की वजह से यहाँ पर जो भी नियर बाई वाटर बॉडी होगी वो पोल्यूटेंट्स होती है, वो पॉल्यूशन उनका होता है, ठीक है। ऑयल स्पिल्स, ये ऑयल स्पिल क्या होता है? ये इंडस्ट्री के थ्रू भी होता है। इंडस्ट्री के थ्रू भी ये क्या होता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ये नदियों में बहते हैं, आपको दिखेगा ये सब। कभी आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, वहाँ पर कोई भी वाटर बॉडी होगी, आप देखिएगा उसके ऊपर पानी तैरता, सॉरी तेल ऑयल तैरता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऑयल स्पिल का यूसेस आपको सी में भी देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा शिप है जो कंटेनर ये ऑयल कंटेनर कैरी करता है, वहाँ पर लीकेज वगैरह होने लगे, तो वो तेल क्या होगा कि फिर वो समुद्र के ऊपर सतह जो होती है वहाँ पर वो जमा हो जाएगा। तो हमारे नदियों में भी देख सकता है, सी में भी हमें देखने को मिल सकता है ये ऑयल स्पिल्स। इन्वेजिव स्पीसीज, अभी इन्वेजिव स्पीसीज ये फॉरेन स्पीसीज होते हैं या एलियन स्पीसीज होते हैं जो किसी दूसरे जगह के होते हैं, जो हमारे यहाँ आ गए हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए अगर वाटर बॉडी में हमारे जो नेटिव स्पीसीज होते हैं ये उनको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर बॉडी, कुछ वाटर बॉडीज ऐसी होती हैं जो पूरा एकदम भर जाता है इन प्लांट से, ठीक है, काफ़ी भर जाता है, एकदम पैक हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इसमें अंदर पानी भी कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो एलियन स्पीसीज क्या होती हैं कि हमारी नेटिव स्पीसीज को रिप्लेस कर देती हैं और हमारी वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर देती हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन कई तरीके से हो सकता है। ये एयर पोल्यूशन के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन के थ्रू क्या होगा कि जो पर्टिकुलेट मैटर्स है, फ्लाई एसेस है, वो बैठ जाती है, फिर वो सिप होके हमारी अंडरग्राउंड में चले जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो नदियों में केमिकल्स बहते हैं, नालों में केमिकल्स बहते हैं, इंडस्ट्री वेस्ट होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, या एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले जो केमिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे फिर क्या हो सकते हैं, ये हमारे धीरे धीरे खास करके रेनी सीजन में ये शिप होके हमारी जो अपर लेयर होती है उससे नीचे चले जाते हैं और फाइनली हमारे ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं। तो आज को आपको देखने को मिलेगा कि कहीं की मिट्टी, कहीं की जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मिलते हैं। खुद हम लोग छोटे शहरों के रहने वाले हैं, आज से 4 साल पहले हम लोग चापे कल से पानी पी सकते थे। आज हम जिस शहर से बिलोंग करते हैं, आज हमारे यहाँ चापे कल का पानी भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी फिल्टर लगने लगे हैं, वहाँ पर भी वाटर बोतल मिलने लगी है, जो आजकल बड़े शहरों में वाटर बोतल मिलती है 20 लीटर वाली। तो गाँव का भी एरिया अब इससे बचा नहीं है, ठीक है। मैरीन पॉल्यूशन काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो मैरीन पॉल्यूशन में आपको ऑयल स्पिल्स भी आ जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी यहाँ पर बहाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको एसिडिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा यहाँ पर डिजोल्व होने की वजह से, ठीक है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड टॉपिक है ये मैरीन पॉल्यूशन, जिसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ पर आर्सेनिक पॉल्यूशन, जो हमारे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक मिलता है उसकी वजह से स्किन वाटर हो सकते हैं। जो हमारे वेस्ट वाटर में मर्करी कंपाउंड्स मिलते हैं, ये हमारे वाटर बॉडीज के साथ मिल जाए तो उस वाटर की वजह से लिप्स एंड टंग प्रॉब्लम्स, डिफनेस, ओके, ब्लरिंग ऑफ विजन, हमारी जो आई साइट है वो कमज़ोर हो सकती है। मेंटल डिसऑर्डर जैसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। अगर वाटर में मरकरी का कंटेंट हो एक लिमिट से ज़्यादा तो आपको मिनीमाटा
डिजीज भी देखने को मिल सकती है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा लीड अगर मिला हो तो इससे अनीमिया और हेडेक जैसे प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर कैडमियम मिला हो तो इससे इताई इताई भी हो सकती है, जिसको हम ऑक भी कहते हैं, ऑक डिजीज भी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा कि मरकरी से मेरी मटा होता है, कैडमियम की वजह से इताई इताई, जिसको ऑक भी कहते हैं, वो होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कभी आए हुए भी हैं और कभी आ भी सकते हैं। ओके, नाउ पॉल्यूशन ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे पॉल्यूट करता है? अगर हाई क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट किसी वाटर बॉडी में आ जाए तो उस वाटर बॉडी में एल्गल बूम देखने को मिलेगा। अभी मैंने बताया ना, कभी किसी छोटे तालाब वगैरह में जाइएगा तो पूरा तालाब भरा रहता है प्लांट से। वो प्लांट्स क्या है? वो एल्गल ब्लूम उसको हम कहते हैं, जो पूरे वाटर बॉडी को ढक लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके क्यों ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? क्योंकि एक तो जो डिकम्पोजिशंस होते हैं उनका ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, साथ ही साथ अब चूंकि वो वाटर जो है उसका कनेक्शन एटमॉस्फेयर के साथ कट जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है वो वाटर में सही तरीके से नहीं चल पाती, तो न्यूट्रिएंट्स का वहाँ पर डिसोल्यूशन नहीं हो पाता। और अगेन ये जो डिकम्पोजिशंस होते हैं ये ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं, तो इनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज करने के लिए, और धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है वहाँ पर। अब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो उस वाटर बॉडी में जो भी एनिमल्स वगैरह होंगे, मछली या फिश वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, उनको ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो वो मरने स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो इस एल्गल बूम के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साथ ही साथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी, खास करके जो हम एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स की या पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं इसको हम, ये क्या होता है कि बर्ड्स के अंदर में चला जाता है। तो बर्ड्स क्या होती है, इसके अंदर बर्ड्स में जाने की वजह से जो एग शेल होता है वो काफ़ी पतला होने लगता है उनका, या फिर प्री मैच्योर ब्रेकिंग भी होने लगती है एग की, यानी कि उस एग के टूटने की, यानी उससे एक बर्ड्स बच्चे को निकलने की एक जो टाइम होती है वो पहले ही टूटने लगती है। इससे बर्ड होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनकी मोर्टालिटी उनकी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से बर्ड्स पॉपुलेशन भी आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो थर्मल वेस्ट वाटर है, मैंने आपको बताया था कि थर्मल वाटर जो है गर्म पानी आपको डिफ्यूज़ करने की वजह से वाटर बॉडीज़ में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वाटर बॉडी का, जिसकी वजह से उनमें जो स्पीसीज़ होती हैं प्लांट या एनिमल स्पीसीज जो टॉलरेट नहीं कर सकती इतनी हाई टेम्परेचर को, वो भी धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगती हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जैसा मैंने बताया कि डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एल्गल बूम की वजह से हो जाती है डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी, और ये हॉट वाटर डिस्चार्ज करने की वजह से भी डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु होंगे वो मरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, बायो रिमेडिएशन। देखिए, बायो रिमेडिएशन एक टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल कंटेनमेंट्स हैं, यानी कि कंटेमिनेंट्स होते हैं, यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको कम करना। ठीक है, तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको कम टॉक्सिक फॉर्म में बदलना, इस प्रोसेस को बायो रिमेडिएशन कहते हैं। तो चूंकि इसमें बायो ऐड है तो इसका मतलब इसमें बायोलॉजिकल थिंग्स यूज़ होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया फंगी का इसमें यूज़ होगा। ये दो तरीके के बायो रिमेडिएशन होते हैं, एक होता है इन सितु और एक होता है एक्स सितु। तो इन सितु का मतलब होता है कि साइट पर ही, यानी कि जहाँ पर वो वेस्ट है, ठीक है, वहीं पर उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है, उसी जगह पर ऑन द साइट। तो इस तरीके के बायो रिमेडिएशन जो होती है उसको हम इन सितु बायो रिमेडिएशन कहते हैं। ये 3 तरीके से किया जाती है, बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग एंड बायो ऑगमेंटेशन। बायो वेंटिंग में क्या होता है कि एक हम वेल बनाते हैं, मान लीजिए ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन है, तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन है तो उसको सही करना है, तो एक हम वेल बनाएंगे, वेल के थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स और एयर की सप्लाई करेंगे ताकि वो ग्राउंड वाटर तक पहुँचे। तो जब वो ग्राउंड वाटर तक पहुँचेगा तो पहले ही से वहाँ पर बैक्टीरियाज हैं जो उस ग्राउंड वाटर को साफ करने में मदद करती है। तो अब ये जो हम अलग से वेल के थ्रू इन एयर और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर रहे हैं, ये एयर और न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे कि उन बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे तो और ज़्यादा उस पानी को साफ करने की कोशिश
करेंगे। ठीक है, बायो स्पार्जिंग, इसका मतलब ये होता है कि हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या होगा कि अगेन बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन बढ़ाएगा, यानी कि जो बैक्टीरियाज होंगे उनको बढ़ाएगा, तो बैक्टीरियाज बढ़ेंगे तो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन बढ़ेगा, तो फाइनली क्या होगा कि अगेन पानी सही होगा। ठीक है, बायो एगुमेंटेशन क्या होता है कि बायो एगुमेंटेशन ये होता है कि आप डायरेक्टली क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही वहाँ पर रख देते हैं, यानी कि अभी तक आप एयर और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर रहे थे, अब क्या करेंगे कि डायरेक्टली बैक्टीरिया को उठाएंगे और वहाँ पे ले जाकर रख देंगे, तो बैक्टीरिया उनको डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम बायो एगुमेंटेशन ये एगुमेंटेशन कहते हैं। एक सेतु, जैसा मैंने ये कहा कि ये जहाँ पर होते हैं वेस्ट, ये वहाँ पर नहीं किए जाते हैं, वहाँ से हटा के दूसरी जगह पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटेड इल्सवेयर। तो ऐसे जो होते हैं बायो रेमेडिएशन, उनको हम एक सेतु बायो रेमेडिएशन कहते हैं। ये 4 तरीके के हैं: लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स, बायोरिएक्टर्स एंड कंपोस्टिंग। लैंड फार्मिंग में क्या होता है कि जो कंटामिनेटेड सॉइल होती है हम उसको वहाँ से उठाते हैं उस एरिया से, फिर उसको हम क्या करते हैं कि मान लीजिए पूरा एक फील्ड है, उस पूरे फील्ड में उस वेस्ट को हम फैला देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, फैला देते हैं और उसको हम टिल्ट करते रहते हैं। टिल्ट मतलब उसको पलटते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं उनका ग्रोथ बढ़ जाता है, एरोबिक डिग्रेडेशन होने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने की वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ेगा, तो फिर वो फाइनली वो डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इसको लैंड फार्मिंग कहते हैं। बायोपिल्स में क्या होता है, ये मेनली उनके लिए यूज किया जाते हैं जिस आपको वाटर में पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिले होते हैं, तो मेनली ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। बायो रिएक्टर्स क्या होता है, यहाँ पर इंजीनियर्ड कंटेनमेंट सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पर मशीन तैयार किया जाता है जिसके अंदर हम बैक्टीरिया या फिर फंगी का यूज़ किया जाता है कंटेमिनेटेड सॉलिड मटेरियल को सही करने के लिए। कंपोस्टिंग, कंपोस्ट तो आपको पता है, जो हमारी ऑर्गेनिक खाद होती है, फर्टिलाइजर होती है, वो कंपोस्ट कहलाती है, जिसको हम बनाते हैं गाँव में। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग कंपोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू अ रिच सॉइल नोन एज कंपोस्ट। ठीक है, नाउ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है इस बायो रेमेडिएशन का, एडवांटेज ये है कि वाइड वैरायटी ऑफ कंटामिनेंट्स को ये दूर कर सकता है। ठीक है, टारगेट पॉल्यूटेंट्स को ये कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट कर सकता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, गांव में भी यूज़ कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इसमें कैसे हम केमिकल्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये है कि केवल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उनके लिए काम कर सकता है, क्योंकि आप इसमें बायो थिंग्स के यूज़ कर रहे हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, तो ये तो उन्हीं को डिग्रेड कर पाएंगे ना जो बायोडिग्रेडेबल होंगे। जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे उनको ये डिग्रेड ही नहीं कर सकते। ठीक है, साथ ही साथ ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक इन द सेंस ये केवल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के ही ये ट्रीटमेंट यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ ये बहुत लार्ज स्केल पर इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, इसको गाँव में छोटे स्केल पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बड़े स्केल पर इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये लंबा टाइम लेता है ट्रीटमेंट के लिए, समय काफ़ी ज़्यादा लेता है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। नाउ कुछ मेजर इश्यूज वाटर से रिलेटेड। वाटर स्कार्सिटी, हमें पता है नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया में वाटर की घोर कमी हो जाएगी। पैथोजेनिक पॉल्यूशन, ये सब वही है। पैथोजेनिक पॉल्यूशन खास करके आप देखिए एग्रीकल्चर जो फ्लोज होते हैं उससे आता है, या फिर एल्गल बूम देखा हमने, उसके थ्रू भी आता है। ठीक है, ऑक्सीजन डिप्लीशन के बहुत सारे रीजन हो गए जिसमें हमने ऑक्सीजन जो डिमांड था ये कम हो रही, जो डिजोल्व ऑक्सीजन था ये कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, इसकी रीज़न है एल्गल बूम्स भी हैं। एल्गल बूम्स क्यों होते हैं, न्यूट्रिशन की ज़्यादा सप्लाई की वजह से इन एल्गल बूम्स होते हैं। न्यूट्रिशन ज़्यादा सप्लाई कैसे होता है, एग्रीकल्चर की वजह से होता है। जो हम फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करते हैं वो जाता है नदियों में, इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट भी जाते हैं नदियों में, डोमेस्टिक वेस्ट भी होते हैं वो जाते हैं नदियों में। तो इससे वो नदी क्या होती है, वाटर क्या होती है, वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, जिसकी वजह से एल्गल बूम वाली सिचुएशन होती है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन हो जाएगा वो कम होगी, तो आपको ऑक्सीजन डिप्लेशन वाला इशू देखने को मिलेगा। सैलिनिटी भी आपको
ज़्यादा देखने को मिलती है इन सब वेस्ट की वजह से। जो साल्ट कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं। टॉक्सिक पॉल्यूशंस, खास करके इंडस्ट्रीज से जाने वाले जो वेस्ट है। इकोलॉजिकल हेल्थ, तो डेफिनेटली ये इकोलॉजिकल हेल्थ को प्रोवाइड तो करेगा ही ना। एक्वेटिक हेल्थ प्रोवाइड हो रहा है, हमारी इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ प्रोवाइड हो रहा है। ह्यूमन हेल्थ के अलावा जो प्लांट हेल्थ है या फिर बाकी जो फ्लोरा फौना और सब सारी चीज़ें, उनकी हेल्थ भी डिप्लीट हो रही है। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। इकोलॉजिकल सैनिटेशन, इकोलॉजिकल सैनिटेशन में क्या होता है कि जो हमारी टॉयलेट्स होती हैं ये ड्राई टॉयलेट्स होंगी, ड्राई कंपोजिट टॉयलेट्स होंगी। जो हम फ्लश यूज करते हैं ना टॉयलेट में, उसमें फ्लश नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से ड्राई कंपोस्टिंग से टॉयलेट्स होती है, जहाँ पर ह्यूमन जो एक्सक्रेटा होता है उसको डिग्रेड किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। ओके, तो इसकी इकोलॉजिकल सैनिटेशन कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपको बायो टॉयलेट्स में भी मिलता है। आपको पता है कि रेलवे में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जो आपको डब्बे होते हैं रेल के, वहाँ पर भी ये बायो टॉयलेट्स होंगे। काउंटर फार्मिंग, काउंटर फार्मिंग ये आपको पता है ना कि जिसमें मल्चेस वगैरह का यूज़ किया जाता है ताकि जो फील्ड है यानी कि जो खेत है उसका जो मॉइस्चर है वो बना रहे। ओके, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, आर्टिफिशियल रिचार्ज करेंगे, कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन किया जाएगा जिसके थ्रू ग्राउंड वाटर को कंजर्व किया जा सके। इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ रिवर, इसके अंदर आपको पता है रिवर लिंकिंग वाला प्रोजेक्ट। ओके, एडॉप्शन ड्रिंक स्प्रिंकल इरिगेशन, इससे क्या होगा कि जो वाटर की कंजप्शन है वो कम होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर ही हमारे यहाँ करीब 90% जो वाटर के यूज़ होता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के द्वारा ही होता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है, तो ड्रिप स्प्रिंकल का यूज़ किया जाएगा तो वाटर कंजर्वेशन को कम किया जा सकेगा। तो एक हमारा स्कीम भी है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस तरीके से कुछ करके। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ क्रॉप्स, तो मेनली आपको क्रॉप सिस्टम की बात है, इसको जोड़ सकते हैं आप इसके साथ। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप वैरायटीज़, हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाने में ज़्यादा वरीयता देते हैं। इसके अपने रीज़न भी है, अपने इन्वायरमेंट, इसके मतलब उसके अपने सोसाइटल रीज़न भी है, कुछ गवर्नमेंट भी रीज़न है कि गवर्नमेंट भी क्या करती है, ऐसे फसलों पर एमएसपी देती है, और जो ऐसे फसल जिसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े उस पर एमएसपी नहीं देती। तो किसानों को भी पहले तो भाई आपको मनी सिक्योरिटी चाहिए ही, तो मजबूरी भी होती है ऐसे फसल को उगाने की। तो खैर गवर्नमेंट को थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए। खास करके हरियाणा ने इस मामले में पहल उगाई है लेके यहाँ पर कि पल्सेस जो होंगे, पल्सेस के लिए भी हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ पर आपको कुछ एमएसपी टाइप का देने वाली है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी कि सॉइल का न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई थी सॉइल हेल्थ कार्ड। पता है आपको कि किस सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं या फिर किस में किस चीज़ की कमी है, उसके अकॉर्डिंग उनको सजेशन दिया जाएगा। ठीक है, रोल ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स, एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हुआ कि सॉइल जो होती है ना वो उसकी भी बफर एक क्वालिटी होती है, यानी कि एयर मिक्सिंग की क्वालिटी होती है, एयर के साथ वो मिक्स होती है। ठीक है, तो उसको सुनिश्चित करना। रिड्यूसिंग इवापोट्रांसपायरेशन, तो यहाँ पर अगेन वही है कि जो हमारा वाटर होता है उसका वेपोराइजेशन ना हो ज़्यादा। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, ये हमें पता है। रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर हम कैसे कर सकते हैं, जो पानी पीने वाला है जो हमारे घरों से बाहर निकलते हैं उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। अपने पार्क वगैरह जो होते हैं, बगीचे वगैरह, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे काम के लिए गाड़ी वगैरह धोनी होती है, घर धोना हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवापोरेशंस। वाटर ट्रीटमेंट टू डोमेस्टिक यूज़, डोमेस्टिक यूज जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ एग्जांपल दिए हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट, खास करके कैचमेंट एरिया यानी जहाँ से पानी इकट्ठा होता है उसको सही करना। एंड फाइनली इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रोल, यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन हर प्रोग्राम में होना चाहिए, उस चीज़ को सुनिश्चित करना। तो आजकल जितनी भी स्कीम आती है पीपल पार्टिसिपेशन पर ध्यान
दिया जाता है। नाउ खास करके जो ग्राम सभा होती हैं, पंचायत होती हैं, उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स जैसे कि नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में वाटर को कंजर्व करने के लिए लाया गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डैम्स ऑन वेरियस रिवर सिस्टम्स, साथ ही साथ रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट जो कि प्रपोज्ड है हमारा। विलेज लेवल पर बंड्स लिखा हुआ है, दिस इज द फंड्स, सुधार लीजिएगा, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए यहाँ पर कुछ और गवर्नमेंट भी इसमें सहायता करती है आपको कि किस तरीके से आप रेन वाटर का हार्वेस्टिंग कर सकते हो, उसको कंजर्व कर सकते हैं। उसके लिए आप पॉन्ड्स वगैरह बना सकते हैं या फिर वेल वगैरह बना सकते हैं स्टोरेज करने के लिए। साउथ इंडिया में टैंक्स वगैरह का प्रचलन है रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। वेस्ट वाटर को इस तरीके रीयूज एंड रिसाइकल करना है, ये कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स टू प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी एंड ड्राउट प्रूफिंग द फ्यूचर, इन ड्राउट को कम किया जा सके। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो हमारे वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है या फिर वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम मिलते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।